ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे ध्यान से देखो। नेक्स्ट एग्जांपल एक्चुअली में पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। स्टैंडर्ड कूलम्ब्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और हमें पता है पॉइंट चार्ज के कारण जो फोर्स डेवलप होता है वो चारों तरफ जो फील्ड डेवलप करता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड का E डॉट dl का इंटीग्रेशन फॉर एनी क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। अब इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस किया गया है। इस क्वेश्चन में यहां पे कहा है कि दो पॉइंट चार्ज है, एक स्मॉल क्यू और यहां पे कैपिटल क्यू की वैल्यू और इनके बीच की डिस्टेंस आर के इक्वल दिया है। इनके बीच के फोर्स की वैल्यू को बोला है कि के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस रूट अल्फा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब के फंक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, आर क्यूब के फंक्शन में जा रहा है। तो इसमें में फंक्शन को चेंज कर दिया है, फंक्शन की वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो आपसे बोल दिया है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा उसका नेचर किस तरीके से आएगा। जैसे पहला स्टेटमेंट बोला है कि इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिंपली किसी भी रीजन पे अगर हम जाते हैं तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कैपिटल क्यू के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूछा तो स्मॉल क्यू के ऊपर जो कैपिटल एफ फोर्स लग रहा है अगर उस पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो इंटेंसिटी यहां पर आ जाएगा कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय क्यू। तो इंटेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस अल्फा आर का रूट इनटू आर वेक्टर, ये रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो इसमें एक स्टेटमेंट सही रहेगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसा भी फंक्शन हो, अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आए तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो क्यू कूलम के ऊपर अगर चार्ज की वैल्यू एफ के इक्वल है तो 1 यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स एफ बाई क्यू, और जो रिप्रेजेंटेशन वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पर क्या बोला है कि ये जो फोर्स इस रीजन में यहां पे रिप्रेजेंट किया है, क्या ये कंजर्वेटिव है? तो इसका कंजर्वेटिव होने का अगर हम प्रोसेस चेक करें तो इस पूरे केस में कंजर्वेटिव अगर होगा तो इंटीग्रेशन E डॉट dl क्लोज पाथ में कितने के इक्वल आएगा? जीरो। तो यहां पर E डॉट dl या F डॉट dl की वैल्यू क्लोज पाथ के लिए जीरो आएगा। अगर कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स आएगा। तो अब इस पूरे केस में मैंने जैसे E डॉट dl इसका इंटीग्रेशन रिप्रेजेंटेशन किया। dl इज अ चेंज इन पोजीशन वेक्टर एंड r इज द पोजीशन वेक्टर। r जो है पोजीशन वेक्टर। अगर हम इस फोर्स के नेचर को रिप्रेजेंट करें तो ये फोर्स यहां पर जो भी जाएगा वो रेडियस वेक्टर के अलोंग यहां पर होते हुए जाएगा। ये रेडियस वेक्टर के अलोंग ये फोर्स की वैल्यू होते हुए जाएगा। भले ही इसका मैग्नीट्यूड किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन इस तरीके से कहीं होते हुए जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। मैग्नीट्यूड अप डाउन यहां पर हो सकता है लेकिन डायरेक्शन रेडियली जाएगा। तो अब E डॉट dl में dl इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो इस पूरे पार्ट पे इस पूरे टर्म्स को हम लिख सकते हैं E डॉट dr। E डॉट dr की वैल्यू को लिख सकते हैं। तो इस पूरे पार्ट पे इंटीग्रेशन किया तो के कैपिटल Q डिवाइडेड बाय आर क्यूब, फर्स्ट फंक्शन आर यूनिट वेक्टर, इसको स्प्लिट कर दिया दो हिस्से में, के कैपिटल Q रूट अल्फा, यहां रूट आर था, नीचे आर का पावर 3 था तो आर का पावर 3 माइनस 1/2। तो यहां पर आ जाएगा आर का पावर 5/2 इंटू आर वेक्टर। इस पूरे टर्म्स में डॉट dr और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट वाले टर्म्स में कोई कंफ्यूजन नहीं, ये पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ये पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो इस फंक्शन को तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं क्लोज पाथ के लिए। वैल्यू कितने के इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल। ये फंक्शन पहले से ही जीरो के इक्वल है। सेकेंड वाले पार्ट को अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो सेकेंड वाला फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली जीरो, सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं तो इंटीग्रेशन के कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R का पावर 5 इंटू R इंटू dr आएगा। R इज अ यूनिट वेक्टर, dr की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट होकर के आए। डॉट dr की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट होकर के आ रही है। ये dr और डॉट dr की वैल्यू यहां पे निकल करके आ रही है। R position vector and dr is the change in displacement. dr is the change in displacement. तो अभी इस पूरे के पूरे पार्ट का अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूं, इस पूरे के पूरे पार्ट का रिप्रेजेंटेशन करूं
तो इस रिप्रेजेंटेशन के केस में यहां पे अगर हम आए तो इस पूरे रिप्रेजेंटेशन के पार्ट को अगर हम चेक करें तो ये पूरी वैल्यू जो निकल कर के आएगी दैट इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू, ये पूरी वैल्यू आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड की वैल्यू आएगा होल डिवाइडेड बाई, यहां पे r का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा। 5 डिवाइडेड बाई 2 रूट r ऊपर था, नीचे r का पावर 3 के इक्वल था। ठीक है, इस पूरी कंडीशन पे यहां पर वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 5/2 के इक्वल आएगा। r इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, dr इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये पूरी वैल्यू यहां पे निकल कर क्या है। इस पूरे केस में अगर हम यहां पे चेक करना चाहें तो एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई दैट वैल्यू का इंटीग्रेशन, वाई डी वाई डिवाइडेड बाई दैट वैल्यू का इंटीग्रेशन, जेड डी जेड डिवाइडेड बाई दैट वैल्यू का इंटीग्रेशन सेम ही कैलकुलेट होकर के आएगा। सभी में वैल्यू क्या आएगी, सेम कैलकुलेट होकर के यहां पर आएगी। और अगर सब में सेम वैल्यू आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म कहने का मतलब है इस पूरे टर्म्स में अगर हम इंटीग्रेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर ये वैल्यू माइनस के क्यू, इस पूरे पार्ट को मैं जस्ट एक सिंबल एस से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूं। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एस का पावर 5/2, यहां पर इंटीग्रेशन वाई डी वाई डिवाइडेड बाई एस का पावर 5/2, यहां पर इंटीग्रेशन जेड डी जेड डिवाइडेड बाई एस का पावर 5/2। 5/2 का इंटीग्रेशन यहां पे करें तो अगर मैं इसको एक कोई टर्म्स यहां पे मान लो एस की वैल्यू आ रहा है, सब में सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अमाउंट इसके इक्वल आएगा, ये अमाउंट इसके इक्वल है। जैसे ही तीनों यहां पर सेम अमाउंट इंटीग्रेशन का चेक करते हैं तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में कैलकुलेट, और परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म इज ए कंजर्वेटिव फील्ड या फिर कंजर्वेटिव फोर्स। वो कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन पे यहां पे निकल कर क्या है, जैसे फर्स्ट वाले का अगर मैं चेक करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैंने एस के इक्वल मान लिया। तो फर्स्ट वाले में एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो 2x dx इज इक्वल टू ds आएगा। 2x dx इज इक्वल टू, तो x dx इज इक्वल टू ds बाई 2, तो यहां पे ds डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 5/2 आएगा। यहां पे भी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ds डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर s का पावर 5/2 आएगा। यहां पे भी सेम अमाउंट निकल करके है, दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ये वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन ds डिवाइडेड बाई 2 s का पावर 5/2। और इसका इंटीग्रेशन करें तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। जैसे ही परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म आया तुरंत आप डिसाइड कर सकते हैं ये कंजर्वेटिव फील्ड है। इसका इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के लिए कितने के इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट अगर यहां पे बोला जाए कि क्या इसका क्लोज लूप के लिए E डॉट dl की वैल्यू 0 है, तो आप बोलोगे 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रही है। अच्छा, एक पार्ट तो ये निकल कर के आ रहा है, ठीक है ना, एक पार्ट तो ये कैलकुलेट होकर के आ रहा है। इसका नेक्स्ट टर्म्स और पूछा हुआ है कि ये गॉस लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। गॉस लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, तो गॉस लॉ को फॉलो करने के लिए देखो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर इंटेंसिटी का था कि इंटेंसिटी फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो रिप्रेजेंटेशन परफेक्ट सही था। दूसरा, इसको मैंने चेक कर लिया कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में सिचुएटेड है। तो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म अगर दिया हुआ है मतलब तीनों का इंटीग्रेशन सेम है, तो यहां पे डायरेक्टली इसके इंटीग्रेशन के पार्ट करोगे तो हायर लिमिट लोअर लिमिट एस का सेम रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो 0 के इक्वल ही आएगा। इसका इंटीग्रेशन 0, तो सेकंड पार्ट इसका क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेशन 0 आ गया। एक पार्ट तो ये आ गया, ठीक है। अब आपसे बोला है कि क्या ये गॉस लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं। तो गॉस लॉ की कंडीशन पे यहां पर क्या पार्ट आता है कि कोई भी अगर बाउंडेड सरफेस होता है उसके अंदर अगर हम कोई पॉइंट चार्ज रखते हैं तो उस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका अगर मैं एरिया लेता हूं तो एरिया वेक्टर इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड की ओर आता है। एरिया वेक्टर इस साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, तो ये डी है,
तो उससे जो फ्लक्स यहां पे निकल करके आता है डी फाई दैट इज इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा आता है। डी ए कॉस थीटा जो यहां पे निकल करके आता है वो इस सरफेस के क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के का जो सरफेस होता है, डी ए कॉस थीटा का जो सरफेस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। और यहां पर E की जगह अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे जो निकल करके आती है, वो जो टर्म्स यहां पर आता है वो इसके सॉलिड एंगल के इक्वल आता है। सॉलिड एंगल के इक्वल आता है। उस सॉलिड एंगल को अगर आप इसको जोड़ते चले जाओगे हर जगह पर, जैसे इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, यहां पर एरिया वेक्टर की वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करें तो यहां पर ये एंगल थीटा, ये ई के इक्वल, ये डी ए के इक्वल, हर जगह पे अगर सॉलिड एंगल का आप पूरा का पूरा एडिशन करते हो तो इसका पूरा एडिशन करते हो तो इसकी पूरी वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आता है 4 पाई के इक्वल आता है। तो दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता है, ये फाई के इक्वल। लेकिन ये तो तभी फॉलो होगा जब नीचे आर स्क्वायर, नीचे क्या हो, आर स्क्वायर है, जबकि यहां के रिप्रेजेंटेशन पे सेकंड टर्म्स जो आ रहा था वो रूट अल्फा आर के इक्वल आ रहा था, तो वहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं हो रहा। और जब तक इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं होगा तब तक वो गॉस लॉ को फॉलो नहीं करेगा।